हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एच पी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको आगामी एच पी टेट जेवीटी, एच पी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की के ही मैं आपको ये इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि एक व्यक्ति की औसतन बुद्धि लब्धि होती है। द एवरेज आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज। तो एक पर्सन का एवरेज आईक्यू कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 90 से 110 के बीच होता है। एक एवरेज आईक्यू होता है, एक पर्सन का जो एवरेज आईक्यू होता है वो 90 से 110 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कि स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्यधि है जिसे डैश कहते हैं। विड्रॉल इनटू वंस सेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उसे स्वलीनता कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं। स्वयं में मिट जाना एक विकासात्मक व्यधि है जिसे स्वलीनता कहते हैं। विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज नोन एज ऑटिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब व्यक्ति अपनी कमियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराते हैं इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। व्हेन वन ट्राइज टू एट्रीब्यूट वन ऑन लैप्सेस ऑन समबडी एल्स दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उसे प्रक्षेपण कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी कमियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि कोकीन, निकोटीन और तंबाकू एक डैश पदार्थ है। कोकीन, निकोटीन एंड टोबैको आर डैश। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये एक उत्तेजक है। क्या है? स्टिमुलेंट्स हैं ये। कोकेन, निकोटीन एंड टोबैको आर स्टिमुलेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोकीन, निकोटीन और तंबाकू एक उत्तेजक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि एच पी टेट में हमने देखा है कई बार कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? इन हाउ मैनी टाइप्स डिड शेल्डन डिवाइड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? क्वेश्चन नंबर पाँच का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया है कि नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चे ये समझने लगते हैं कि नियम लोगों के बीच आपसी सहयोग से बनते हैं, ना कि किसी सत्ता से प्राप्त होते हैं? इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक दैट रूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड नॉट कमिंग फ्रॉम एन अथॉरिटी? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्वायत्ता उन्मुखता जो है, ऑटोनोमस ओरिएंटेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैतिक विकास की जो स्वायत्ता उन्मुखता अवस्था में बच्चे ये समझने लगते हैं कि नियम लोगों के बीच आपसी सहयोग से बनते हैं, ना कि किसी सत्ता से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑटोनोमस ओरिएंटेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सात जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो। सृजनात्मक विचार उस व्यक्ति में भी उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक ना हो। ये किसने कहा है? हु सेड दैट पर्सन विद हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव? क्रिएटिव आइडियाज कुड कम फ्रॉम पर्सन हु
डिड नॉट हैव अ वेरी हाई हाई IQ। ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये टर्मन ने कहा है। टर्मन ने क्या कहा है कि ये आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो, सृजनात्मक विचार उस व्यक्ति में भी उत्पन्न हो जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक न हो। ये टर्मन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि ये अवधारणा किसकी है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चे में स्वतः हो जाता है। हु प्रपोज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैचुरेशन इफ गिवन एडिक्वेट केयर इट जस्ट हैपन्स टू द चाइल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, एन चॉम्स्की ने कहा है। एन चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चे में स्वतः हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैचुरेशन इफ गिवन एडिक्वेट केयर इट जस्ट हैपन्स टू द चाइल्ड। तो नोम चॉम्स्की जो है ने ये कहा है, ये उनकी अवधारणा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पालन की कौन सी शैली के परिणाम स्वरूप बच्चे आक्रामक, स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम तथा उत्तरदायित्वों से दूर भागने वाले होते हैं। विच पेरेंटिंग स्टाइल्स रिजल्ट्स इन इम्पल्सिवनेस, एग्रेसिवनेस एंड लैक इंडिपेंडेंट एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सत्तावादी निरंकुश जो है। ऑटोमेरिएंटेशन ऑटोक्रेटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पालन की जो सत्तावादी निरंकुश शैली के परिणाम स्वरूप बच्चे आक्रामक, स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम तथा उत्तरदायित्वों से दूर भागने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि प्राचीन अनुबंधन में भोजन को किस नाम से जाना जाता है? इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में फूड को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अनुबंधित उद्दीपक जो है, अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राचीन अनुबंधन में भोजन को अनुबंधित उद्दीपक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से कौन धनात्मक पुनर्वलिक है? ए पॉजिटिव रीइंफोर्सर इज। तो कौन धनात्मक पुनर्वलिक है? पॉजिटिव रीइंफोर्सर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रिवॉर्ड जो है, पुरस्कार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। STM से तात्पर्य है, STM स्टैंड्स फॉर। तो STM का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। रोजर्स के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा डैश है, डैश इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रोजर्स थ्योरी। तो रोजर्स थ्योरी के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सेल्फ जो है, आत्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेल्फ इज द सेंट्रल कंसेप्ट इन रोजर्स थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फ्राइड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की है जिसके 3 भाग है, इदम, अहम और डैश। तो फ्राइड कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विद 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड डैश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सुपर ईगो जो है, प्रहम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्राइड कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विद 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। प्रशिक्षण का अंतरण डैश परिस्थिति में आसान होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ईजियर। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ईजियर किसमें ईजियर होती है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सिमिलर सिचुएशन जो है। सिमिलर सिचुएशन जो है, एक समान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रशिक्षण का अंतरण जो है वो एक समान परिस्थिति में आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा ने संवेदना, प्रतिमाओं और अनुभवों के आधारभूत तत्वों की पहचान करने की कोशिश की? विच स्कूल ऑफ थॉट इज साइकोलॉजी ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशंस, इमेजेस एंड फीलिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, संरचनावाद जो है, स्ट्रक्चरलिज्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मनोविज्ञान की संरचनावाद विचारधारा ने संवेदना, प्रतिमाओं और अनुभवों के आधारभूत तत्वों की पहचान करने की कोशिश की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग योजना बनाने, निर्णय लेने और भाषा से संबंधित पहलुओं में योगदान करता है?
विच लोब ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो फ्रंटल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ललाट पाली जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि एक अति सुरक्षित बच्चा क्या प्रदर्शित करने की कोशिश करता है? एन ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आक्रामकता जो है, अग्रेसिवनेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले एग्रेसिवनेस। एक अति सुरक्षित बच्चा जो है वो आक्रामकता प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली प्राचीनतम विधि कौन सी है? द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी इज। तो ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है जो यूज़ होता है साइकोलॉजी में? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इंट्रोस्पेक्शन जो है, अंतर्निरीक्षण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। तो इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अमूर्त रूप से चिंतन करने और अनुभवों से सीखने की योग्यता को। द एबिलिटी टू थिंक टू एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस जो है वो इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है अमूर्त रूप से चिंतन करने और अनुभवों से सीखने की योग्यता को। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह के बीच के काल को डैश कहा जाता है। ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक्स इज नोन एज। उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसे एम्ब्रायोनिक कहते हैं, भ्रूण काल कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। द प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग और इंक्लूजन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसे एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया जो है वो आत्मसातकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता को मापने हेतु किया जाता है? विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर हियरिंग कैपेसिटी। तो किस यूनिट का यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए हियरिंग कैपेसिटी को? तो 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। डेसिबल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट टू पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 16 PF टेस्ट जो है, 16 PF परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व मूल्यांकन का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हर्ष, क्रोध, भय तथा आश्चर्य को डैश कहा जाता है। जॉय, एंगर, फियर एंड सरप्राइज आर कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसने इमोशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशंस कहते हैं। हर्ष, क्रोध, भय तथा आश्चर्य को संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि वे प्रक्रिया जिसमें यादृच्छिक क्रम में प्रस्तुत शब्दों का पुनः स्मरण संगठित वर्ग अनुसार किया जाता है क्या कहलाती है? द प्रोसेस इन विच रैंडमली प्रेजेंटेड वर्ड्स आर रिकॉर्ड इन ऑर्गेनाइज कैटेगरी वाइज मैनर इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसे वर्ग गुच्छन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कैटेगरी क्लस्टरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। The process in which randomly presented words are recalled in organized category-wise manners is called categories clustering. ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वर्ग गुच्छनी से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया कि एरिक्सन द्वारा प्रस्तावित मनोसामाजिक विकास के चरणों में अंतरंगता एवं अलगाव के बीच अंतर्द्वंद का अनुभव व्यक्ति किस अवस्था में करता है? इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन साइको सोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए पर्सन एक्सपीरियंस क्रिसिस कन्फ्लिक्ट इन इंटिफेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो है, अर्ली एडल्टहुड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि
मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी हैज़ बीन कंसीडर्ड ए साइंस सिंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1800 के अंत तक, लेट 1800 तक मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस वर्गीकरण में रखा जाएगा? तो इन विच क्लासिफिकेशन वुड अ चाइल्ड विद इंटेलिजेंस कोशेंट 105 बी प्लेस्ड? तो उसे कहाँ प्लेस किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सामान्य और औसतन बुद्धि। इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ही भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसमें एवरेज जो आईक्यू था वो पूछा गया था। वो एक बालक जिसका आईक्यू जो है वो 105 है उसे किस वर्गीकरण में रखा जाएगा? उसे नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस में रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि अंतर्दृष्टि अधिगम मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय, तो किसके द्वारा प्रेजेंटेड किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। कोहलर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनसाइट लर्निंग मॉडल जो था वो प्रेजेंटेड किया गया था कोहलर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बोस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।